हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी 5th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है और इसमें ना हमारा लास्ट का टॉपिक रह गया था। तो जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड करी थी ना, इसमें वो था हमारा BCS क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग और उसका सिग्निफिकेंस। तो यहाँ की पिछली जो वीडियोज़ है उनको आप देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड ओरल एंड पेरेंटल डोसेज फॉर्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ डोसेज फॉर्म। और इसके बाद ही आपकी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं, जिसकी कोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, कोग्नोसी है, यूरिस्प्रूडेंस है, तो उनके लेक्चर भी चल रहे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे बनता है, एक बार ये क्वेश्चन आया था, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक बार 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक ही बार आया है। वो है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ टैबलेट डोसेज फॉर्म विद एप्रोप्रिएट इंडस्ट्री रिलेटेड केस स्टडी। यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो आया है ना, वो टैबलेट का आया है। यानी कि देखिए आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना 3 दे रखे हैं फॉर्म, एक है सॉलिड डोसेज फॉर्म, एक है लिक्विड ओरल एंड एक है पेरेंटल डोसेज फॉर्म। तो जब भी आप इनको बनाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपने जो है कंसीडर करनी है प्री फॉर्मुलेशन के दौरान, ठीक है, तो वही हमने समझना है। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पे नोट्स जो लिखे हुए हैं ना हैंड रिटन, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप से। और आपने कैसे डाउनलोड करना है वो आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन जो जिस तरीके से पूछा गया था, पहले मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉलिड डोसेज फॉर्म वाला। बाकी जो अदर जो डोसेज फॉर्म है, जैसे लिक्विड ओरल और पेरेंटल डोसेज फॉर्म और उसका इफेक्ट वगैरह, वो हम लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्कस इन एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड या बोले तो टैबलेट डोसेज फॉर्म। यानी कि जब हम टैबलेट या बोले तो सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाते हैं तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में हम क्या क्या चीज़ ध्यान रखते हैं, या बोले तो हमें क्या चीज़ पहले ही पढ़नी होती है, समझनी होती है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ड्रग की, तो वही आपने बतानी है ना। तो लिखने का तरीका क्या है, 7 मार्क्स में आएगा, थोड़ा बड़ा से लिखना होगा। तो स्टार्टिंग ऐसे करनी है, आपको लिखने का तरीका भी समझ आएगा कि ये बताना होगा कि सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या है, क्यों वो बनाई जाती है, क्या उसकी अब आज के डेज में रिक्वायरमेंट है। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म जो होती है वो मोस्ट वाइडली यूज़ की जाने वाली डोसेज फॉर्म है। आप देखो टैबलेट, कैप्सूल ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना हम, इन कंपेरिजन टू इंजेक्शन। इंजेक्शन लगवाने से लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन इन कंपेरिजन टू इंजेक्शन सॉलिड डोसेज फॉर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो 70% जो डोसेज फॉर्म है वो सॉलिड डोसेज फॉर्म है। इससे देखिए दोनों का फ़ायदा होता है। कस्टमर जो होता है, बोले तो जो पेशेंट होता है, उसको ईजी होता है, वो ईजी टू यूज़ होती है टैबलेट वगैरह। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उनकी कॉस्ट भी कम लगती है। यहाँ पे लिखा है कि इट ऑल्सो प्रिफर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज ड्यू टू हाई सेफ्टी एंड लो कॉस्ट। उनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम लगती है एंड जो सेफ्टी होती है वो भी ठीक ठाक रहती है ना। तो इतना आपने लिखना है। बाकी आपने बताना होगा कि प्री फॉर्मुलेशन क्या है, बिकॉज देखिए क्वेश्चन तो या बोले तो एग्जामिनर तो नहीं जानता है कि आपने प्री फॉर्मुलेशन के बारे में पता है या नहीं पता है। तो आपने देखिए प्री फॉर्मुलेशन के बारे में बताना होगा कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रग इन विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग स्टडीड बिफोर फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। ड्रग को बनाने से पहले उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, समझना, स्टडी करना, वही हमारा प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। तो इसके अंदर जो हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में पूछा है कि जब हम सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाएंगे तो उसकी कौन कौन सी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडी करेंगे, वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे देखिए वही दे रखी है जिसको मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में बताना होता है। दूसरा प्यूरिटी, तीसरा पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया, उसके बाद सॉल्युबिलिटी एंड नेक्स्ट है वो है डिसोल्यूशन रेट एंड पार्टीशन कोफिशिएंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, पॉलीमॉर्फिज्म, डेंसिटी, फ्लोबिलिटी, वेटाबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ये ना सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ है हमारे ड्रग की, जो कि कंसीडर की जाती है, बोले तो ध्यान में रखी जाती हैं ड्रग को बनाने से पहले। हर एक के बारे में बस बताना होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम अपने ऑर्गन से देख सकते हैं, यानी कि अपने सेंसिटिव होती हैं, जैसे कि आँख और हमारी टंग यानी कि जीभ और हमारे हाथ वगैरह। यानी कि इसमें हम कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर को हम इजीली देख पाते हैं, समझ पाते हैं अपने ऑर्गन से। सो इन दिस स्टेप, ये हमारी जो है फर्स्ट स्टेप होती है, वी चेक द कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ अवर ड्रग एंड
उसको हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे एक्चुअली में वही ड्रग है, तो वही रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए या नहीं, है ना। तो टेस्ट कर सकते हैं, कलर देख सकते हैं, या बोले तो हम उसको ऑर्डर को भी सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यूरिटी। देखिए प्यूरिटी काफ़ी नेसेसरी होती है। अगर हम ड्रग बना रहे हैं तो वो फ़ायदा करे या ना करे वो तो दूसरी बात है, वो इम्प्योर नहीं होनी चाहिए, उससे नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे पेशेंट का, है ना। तो प्यूरिटी को पता लगाने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे TLC एंड HPTLC। TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड HPTLC हाई परफॉर्मेंस लेयर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि प्योरिटी को पता लगाने में। तो हम प्योरिटी को पता लगाते हैं, और अगर प्योर नहीं है हमारा कंपाउंड तो उसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, इनको स्टेबल नहीं रह पाएगा, उसका एक्शन भी चेंज होगा, साथ ही साथ उसका कलर वगैरह टेस्ट वगैरह भी चेंज होगा। तो ये प्योरिटी दूसरा इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आपने इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट जो है वो है पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया। देखिए आप जो है ड्रग बना रहे हैं टैबलेट, तो टैबलेट में सबसे पहले आपने देखिए पाउडर बनाना होगा, है ना। पाउडर को बनाने के बाद में जो हमारी ड्रग उसको कंप्रेस करना होगा, जिसकी ये हमारा इस तरीके से पहले पाउडर बना हुआ है, ये सारा पाउडर हमने इकट्ठा किया इस तरीके से, और मशीन जो पंचिंग मशीन होती है उससे पंच करके हमने इस तरीके से कंप्रेस किया। तो यहाँ पे जो पाउडर जो है ना, उसके जो सारे पार्टिकल है उनका साइज शेप सिमिलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरीके से नहीं। तो वही आपने देखना है कि पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया ऑफ ड्रग अफेक्ट द सोलिबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर ये ठीक नहीं है, सबसे पहले तो सोलिबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, हमारी ड्रग कहीं जल्दी सोल्यूबल हो जाएगी, कहीं पर कोई बड़ा पार्टिकल आ गया तो सोल्यूबल ही नहीं होगी, है ना। डिसोल्यूशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, कहीं काफ़ी ज़्यादा कम होगा, और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा। अगर एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हुआ यानी कि ड्रग का एक्शन अफेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें हमने कंसिडर करनी होती है ड्रग को बनाने से पहले, या बोले तो टैबलेट की हम बात करें तो टैबलेट को बनाने से पहले। नेक्स्ट जो पैरामीटर जो हमने ध्यान में रखना होता है वो है सोलिबिलिटी। देखिए सोलिबिलिटी इट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर हमारा ड्रग सोल्यूबल है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, एसिडिक है या बेसिक है या कोई भी सॉल्वेंट है, तो हमारी ड्रग अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी होगी। अदरवाइज वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी जब वो सोल्यूबल ही नहीं है। तो सोलिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा पैरामीटर होता है। एंड प्रीफॉर्मुलेशन स्टडीज़ में हम पहले ही पता करते हैं कि जो भी हमारा एक्सिपिएंट है, जो भी हमारा सॉल्वेंट है, उसके साथ सोल्यूबल है या फिर नहीं है। अगर नहीं सोल्यूबल है तो हम सर्फेक्टेंट वगैरह का यूज़ करते हैं, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये भी हमारे एक टॉप पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट वो है डिसोल्यूशन रेट। डिसोल्यूशन रेट का मतलब क्या है कि हमारी ड्रग कितने टाइम में वो डिसॉल्व हो जाएगी दिए गए सॉल्वेंट में, है ना, वो कितनी देर में वो पिघल जाएगी, बोले तो उसमें घुल जाएगी। तो वही इट इज़ द स्पीड और रेट ऑफ एट विच आवर ड्रग सब्सटेंस डिसॉल्व इन ए मीडियम में बोले तो सॉल्वेंट। सो डिसोल्यूशन रेट जो है वो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, यानी कि अगर देखिए हमारी ड्रग किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी कंडीशन में, बोले तो स्टोमक में, इंटेस्टाइन में वो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, इनके उसका एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही तेज़ी से होगा, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट है। एंड नेक्स्ट वो है पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट देखिए हमने एक और क्वेश्चन जो हमने सेकंड क्वेश्चन कवर कराया था उसी में बताया था। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट का काम क्या होता है, इससे हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो लिपिड में ज़्यादा सोल्यूबल है या फिर वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है ना। तो हमारी जो ड्रग है ना वो दो नेचर की होती है, लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। और अगर वो लिपिड सोल्यूबल ज़्यादा होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो लिपिड नेचर का है, हमारी सेल लिपिड नेचर की बनी हुई है, वो फैट नेचर की है। तो वहाँ पे हमारी ड्रग अगर लिपिड नेचर की है तो ईजिली एब्जॉर्ब हो पाती है। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट से हम वही पता लगाते हैं कि पार्टीशन कोएफिशिएंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टिमेशन दैट ड्रग विल बी हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक। हमारी ड्रग लाइपोफिलिक होगी या फिर हाइड्रोफिलिक होगी। इसका फॉर्मूला है P=CO/CW। CO बोले तो कंसंट्रेशन इन ऑयल फेज अपन कंसंट्रेशन इन वाटर फेज, यहाँ पे वही लिखा पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या बोले तो pKa वैल्यू। तो हमारी ड्रग देखिए दो तरह की होती है, एक होती है आयोनाइज, एक होती है अनआयोनाइज। आयोनाइज कहने का क्या मतलब होता है, यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। अनआयोनाइज यानी कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आयोनाइजेशन पे ही डिपेंड करता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। यानी कि अगर हमारी ड्रग अनआयोनाइज्ड है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो लिपिड नेचर की होती है, वो लिपिड में सोल्यूबल होती है, और लिपिड में सोल्यूबल होने की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन तेजी से होता है ना। दूसरा आयोनाइज्ड ड्रग, इसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वाटर में सोल्यूबल होती है, और वाटर में सोल्यूबल होने की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, बिकॉज हमारी जो सेल है, हमारे सेल का अंदर का एनवायरनमेंट है वो लिपिड नेचर का होता है।
तो यहाँ पे ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है, तो ये भी हमने देखना होता है मेडिसिन को बनाने से पहले या तो टैबलेट को बनाने से पहले। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझते कि पॉली का मतलब होता है कई एंड मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म, यानी कि जब कोई भी सब्सटेंस हमारा एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, है ना। तो जैसे हम टैबलेट बना रहे हैं तो उसके कुछ रॉ मटेरियल्स जो होंगे ना वो एक से ज़्यादा फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल जैसे मैं आपको घर का एग्जांपल, जिसकी जो हमारा घी होता है वो अगर देखिए गर्म हमारा दिन है तो वो लिक्विड में यानी कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर वहीं ठंडी का माहौल है, दिसंबर या जनवरी का महीना है, वो सेमी सॉलिड या वो सॉलिड में बन जाएगा, है ना। तो ये एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक इसी तरीके से कुछ हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक ही मटेरियल लिक्विड में मिल जाएगा आपको, वो सॉलिड में मिल जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे ये देखना होता है कि आखिर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कैसी प्रिपरेशन करनी है। अगर हमें देखिए टैबलेट बनानी है तो टैबलेट में तो मोस्टली सॉलिड ही नेचर का हमें कोई ना कोई अपना जो भी रॉ मटेरियल वो चाहिए होगा, तो उसी बेस पे हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपली क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ड्रग मोलिक्यूल टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फेज, बोले तो फॉर्म, है ना। सो इन प्री फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग देयर अप्रोप्रिएट एंड रिक्वायर्ड फॉर्म इज यूज। उसकी जो भी अप्रोप्रिएट या रिक्वायर्ड फॉर्म है हमारे रॉ मटेरियल की वही हम यूज़ करते हैं। समझ आ गया आपको। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो हमारा डेंसिटी, फ्लोबिलिटी एंड वेट एबिलिटी, यानी कि देखिए यहाँ पे ये भी तीनों चारों जो फैक्टर्स हैं वो ध्यान रखने होते हैं कि हमारा जो भी मटेरियल है उसकी डेंसिटी कितनी है ना, जो हमारी रिक्वायर्ड डेंसिटी वो है या फिर नहीं है वो हमने चेक करनी होती है। फ्लो एबिलिटी यानी कि जैसे हम मशीनरी वगैरह में कोई भी ड्रग वगैरह बना रहे हैं तो वो उस मशीनरी पे पैकिंग करने में या फिर फिल्टर वगैरह करने में, सेपरेट करने में कैसे वो फ्लो हो रही है ना, वो फ्लोबिलिटी हम चेक करते हैं। जिसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, जिसके सपोज करिए हम मशीन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाली, और यहाँ पे हम अपना कोई भी मटेरियल है या बोले तो फिल्टर डाल रहे हैं, वो सॉरी पाउडर डाल रहे हैं, यहाँ पे हमारे फिल्टर होने वाली है। तो कुछ जो हमारे पाउडर होते हैं वो ऐसे होते हैं वो जल्दी से फिल्टर हो जाएंगे, कुछ ऐसे इससे चिपक कर ही रह जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे पाउडर है वो अच्छी तरीके से फ्लो ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमने चेक करना होता है, यानी कि उनकी फ्लो एबिलिटी कैसी है। एक हमारा वेट एबिलिटी, यानी कि वो अगर हम उसमें पानी वगैरह डाल रहे हैं तो वो कितने वेट गीले हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना सोख लेते हैं पानी को, तो वो हम सब नेचर चेक करते हैं। ये हम बनाने से पहले सारी चीज़ें हमने कंसिडर करनी होती है। एंड लास्ट वन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है स्टेबिलिटी। अगर ये है तो हमारी दवाई जो है वो टिकाऊ है, यानी कि वो लंबे टाइम तक चलेगी। यानी कि एक ऐसी एनालिसिस जिसमें हम ये चेक करते हैं जो भी हमने प्रिपेयर किया है, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है वो हर एक कंडीशन में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश के माहौल में वो स्टेबल रह पाएगी या फिर नहीं रह पाएगी, है ना। तो ये जो पैरामीटर है बोले तो ये एनालिसिस होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो हमने करनी होती है। यही लास्ट फैक्टर है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं इसके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या लाइट, तो हमारी जो फॉर्मुलेशन है या बोले तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको लंबे टाइम तक कितना अफेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वही हमने यहाँ पे चेक करना होता है। तो लिखा है कि स्टेबिलिटी एनालिसिस हेल्प टू रिकमेंड स्टोरेज कंडीशन एंड रिटेस्ट पीरियड एंड सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, यानी कि इसी एनालिसिस से हम ये पता लगेंगे कि हमारी जो ड्रग है वो किस कंडीशन में रखी जाएगी। आता है ना बहुत से हमारी टैबलेट पे या बोले तो कुछ सिरप वगैरह पे डायरेक्ट लिखा हुआ कि स्टोर इन ए कूल प्लेस, तो वो कूल प्लेस में रखने के लिए वहाँ पे हमने रिकमेंड किया है, बिकॉज वो हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस से पता लगाया है ना। और उनके शेल्फ लाइफ कितनी होगी, कितना उनका एक्सपायरी डेट होगी, वो सारे कुछ हम इसी से पता लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टॉपिक था कि एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड या तो टैबलेट डोसेज फॉर्म, ये हमने कवर करा है। यहाँ पे देखिए अभी जो हमने कवर करा है ना वो देखा है कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। जब आप सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाते हैं तो प्री फॉर्मुलेशन के दौरान आपने कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी है। अब हम सेकंड जो देखते हैं ना वो है लिक्विड प्रिपरेशन एंड देन ए पैरेंटल डोसेज फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो देखिए सॉलिड डोसेज फॉर्म सबसे ज़्यादा जो है वो वाइडली यूज़ की जाती है, और सेकंड नंबर पर आती है आपकी लिक्विड प्रिपरेशन, जैसे कि सिरप है, इमल्सन है, सस्पेंशन है, वो सभी चीज़ें। इनके कुछ एडवांटेज होते हैं क्योंकि ये जो ईजिली एडमिनिस्टर्ड हो जाती हैं, ईजिली कोई भी उनको मतलब कि ले सकता है बिना डॉक्टर के भी। सेकंड वो फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, और उनकी कई सारी डोसेज फॉर्म की वैरायटी अवेलेबल है, जैसे कि सिरप हो गया, इमल्सन, सस्पेंशन वगैरह। तो ये हो गया इसके कुछ एडवांटेज। अब कौन कौन सी चीज़ें आपने इनके बनाने के दौरान कंसीडर करनी है या प्री फॉर्मुलेशन में ध्यान देना है,
वो है देखिए जो अभी आपने सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द जो सॉलिड डोसेज फॉर्म में पड़ी थी ना, सेम मोस्ट ऑफ द वही यहाँ पे लिखी हुई है, जिसकी सोल्यूबिलिटी आपने चेक करनी है, पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया, स्टेबिलिटी स्टडीज़ और सिलेक्शन ऑफ कंटेनर क्लोजर सिस्टम। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी लिक्विड प्रिपरेशन होती है ना, उनकी स्टेबिलिटी को ध्यान रखते हुए वहाँ पे पूरा जो कंटेनर सिस्टम हम यूज़ करते हैं कि कहाँ अपने उसको पैक करना है, कौन सा कंटेनर यूज़ करना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेक्शन। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक न्यू चीज़ इसमें ऐड हुई है। नेक्स्ट ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी सेम वही है, विस्कोसिटी, फ्लोएबिलिटी और प्रॉपर एक्सिपिएंट। तो ये जो सारी चीज़ें ना कंसीडर की जाती हैं अगर आप लिक्विड प्रिपरेशन यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली जैसे अभी आपने मोस्ट ऑफ द जो सॉलिड डोसेज फॉर्म में पढ़ी थी वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, और क्वेश्चन मोस्टली सॉलिड डोसेज फॉर्म यानी कि टैबलेट का ही आता है। अगर ये भी आता है तो आप वहीं से पॉइंट इनके बारे में थोड़ा लॉन्ग में बना करके लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट में वो है प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म। पेरेंट्रल का मतलब होता है इंजेक्शन, जैसे हम वर्ड को ब्रेक करें, पैरा प्लस एंटेरल। पैरा का मतलब है आउटसाइड या अदर देन, एंड एंटेरल का मतलब है इंटेस्टाइन, है ना। यानी कि अगर हम ड्रग को इंटेस्टाइन रूट के अलावा, यानी कि जो जीआईटी जो रूट होता है हमारा माउथ से लेके नीचे इंटेस्टाइन तक, एनएस तक, उसके अलावा अगर हम कोई दूसरे रूट से मेडिसिन को अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं तो वो पेरेंट्रल रूट कहा जाता है। यानी कि वाई इंजेक्शन मतलब कि वेंस के थ्रू, मसल्स के थ्रू, सबक्यूटेनियस लेयर के थ्रू। तो ये आपने देखिए 4th सेमेस्टर में कोलोजी में पढ़े भी होंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो इंजेक्शन है उसमें थोड़े डिसएडवांटेज वगैरह होते हैं, वो पेशेंट को फियर वगैरह रहता है, या उसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता विदाउट डॉक्टर, कोई अपने अंदर इंजेक्ट नहीं कर पाता। तो ये है। बाकी कौन कौन से अपने पैरामीटर जो है वो कंसिडर करने हैं पेरेंटल डोसेज फॉर्म को बनाने के दौरान, तो मोस्ट ऑफ द उसी में सेम है, और एक दो चीज़ इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। जैसे कि ये तो सिंपल सेम है, बल्क कैरेक्टराइजेशन, पार्टिकल का साइज आपने पता करना है, पार्टिकल की फॉर्म की वो अमोर्फस है या क्रिस्टलाइन है वो आपने चेक करना है, पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी, पॉलीमॉर्फिज्म, पार्टीशन कोफिशिएंट, स्टेबिलिटी स्टडी। यहाँ पे नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती है ना वो है माइक्रोस्कोपिक स्टडी, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी एंड क्रोमेटोग्राफी स्टडी ऑफ ड्रग। मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंडर जो भी हमारी ड्रग जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, क्रोमेटोग्राफी की मदद से स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की मदद से स्टडी करते हैं। तो इनको ना डिटेल में आप ना 7th सेमेस्टर में जाके पढ़ोगे, सिंपली आपने यही पॉइंट लिखने और ये इसका कंसिडरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट में वही है सिलेक्शन ऑफ कंटेनर। कंटेनर भी यहाँ पे सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इंपॉर्टेंट है लास्ट में सोल्यूबिलिटी। तो सेम घुमा फिरा करके वही सारी चीज़ें हैं, वही सारे फैक्टर हैं जो कि आपने कंसिडर करने हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए तीनों जो डोसेज फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और पेरेंट्रल, उनको बनाने के दौरान कौन कौन से आपने जो पैरामीटर हैं वो कंसिडर करने हैं वो अभी हमने देख लिए हैं। लास्ट में एक और टॉपिक है वो है इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ डोसेज फॉर्म। मतलब कि जो प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन होते हैं उनका ड्रग की स्टेबिलिटी पे क्या असर होता है, मतलब कि उनके दौरान ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है, वो आपने सिंपली यहाँ पे बताना है। तो ये सिंपल लास्ट में है, तो लिखना है कि प्री फॉर्मुलेशन इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ डोसेज फॉर्म, यानी कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो प्री फॉर्मुलेशन का मतलब है कि यानी कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की पहले ही स्टडी कर लेना। अब हम सारी चीज़ों की जब पहले ही स्टडी कर लेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी ड्रग जो बनने वाली है वो स्टेबल ही बनेगी। तो सिंपल मैंने लिखा है कि प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ डोसेज फॉर्म, कि वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे ना हम जो फॉलोइंग फैक्टर दे रखे हैं उनको पहले ही कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि है टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम पहले ही कंसीडरेबल तो एनालाइज कर लेते हैं कि हमारी ड्रग मैक्सिमम कितने टेम्परेचर पर रह सकती है, नहीं रह सकती। सेकंड, वो कितनी मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी में रह सकती है, कब तक वो स्टेबल रह सकती है, वो पहले ही हम चेक कर लेते हैं स्टेबिलिटी स्टडी के दौरान। लाइट, यानी कि लाइट में रखना है, रेडिएशन उसमें हो सकता है, नहीं हो सकता, वो हम पहले स्टडी कर लेते हैं। उसका पीएच कितना रखना है, माइक्रोब से दूर रखने के लिए या माइक्रोब्स को मारने के लिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। आइकॉनिक स्ट्रेंथ की हम पहले ही जांच करते हैं, और ये भी चेक करते हैं कि जो भी आपका सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो एपीआई के साथ रिएक्टेड तो नहीं है, वो रिएक्शन तो नहीं कर लेगा। एंड लास्ट में प्रेजेंस ऑफ ट्रेस मेटल, वहाँ पे कोई मेटल तो प्रेजेंट नहीं है ड्रग में, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वगैरह तो नहीं, जिससे कि हमारी ड्रग ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें ना हम पहले ही प्री फॉर्मुलेशन के दौरान चेक कर लेते हैं। तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है हमारी स्टेबिलिटी पे कि वो बढ़ जाती है, मतलब कि और बेहतर हो जाती है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ना आपकी यूनिट फर्स्ट जो है ना यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है, सारे जो लेक्चर्स हैं शुरू से आप देखना, आपको सीरीज वाइज सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
अब इसके बाद ना सेकंड हमारी जो यूनिट स्टार्ट होगी ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो है टैबलेट्स। टैबलेट्स कैसे बनती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या प्रोसेस होती है, मतलब कि ऐसा लगेगा जैसे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।